इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को। तो चलिए हम इस सिद्धांत को जानते हैं। सबसे पहले हम पावलोव का एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक रहे हैं और इनके बारे में कई बार बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न किया गया है। पावलोव का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव है। पूरा नाम क्या है इनका? इवान पेट्रोविच पावलोव। याद रखिएगा आप। यह रूसी शरीर शास्त्री थे, यानी कि वे पेशे से चिकित्सक हैं और इनका संबंध कौन से देश से है? रूस से है। पावलोव को फादर ऑफ कंडीशनिंग कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, अर्थात अनुबंधन का पिता। बहुत सी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंडीशनिंग कौन है? कौन है? पावलोव है, यानी कि अनुबंधन के पिता। पावलोव को 1904 में पाचन क्रिया पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पावलोव को। यह भी प्रश्न आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों में किसी को भी इतना बड़ा पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। तो 1904 में यह पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। आगे हम देखेंगे कि पावलोव व्यवहारवादी है। मैंने आपको यहाँ मनोविज्ञान के दो वादों की पहले प्रारंभ में ही चर्चा की थी कि एक जो वाद है वो व्यवहारवादियों का है और दूसरा क्षेत्रीय संगठनवादियों का है। तो जो पावलोव है वो जिस विचारधारा से संबंध रखते हैं वो व्यवहारवादी विचारधारा है, अतः पावलोव व्यवहारवादी है। आगे हम देखेंगे सिद्धांत का परिचय जान लेते हैं कि इस सिद्धांत में क्या है। यह सिद्धांत 1904 में आया। बहुत सी बार पूछा गया है कि जो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है वह कौन से सन में आया? 1904 में आया है। सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं, जो पर्याय हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अभी हमने बताया कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी, इसी को कहा गया अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसी का दूसरा नाम है अनुबंधित या प्रतिबंध अनुक्रिया सिद्धांत। देखिए यहाँ अभी जो प्रयोग हम आगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि जो कुत्ता है उसकी अनुक्रिया को एक कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा बांध दिया गया है, उसको कंडीशनाइज किया गया है, इसलिए इसको अनुबंधित या प्रतिबंध अनुक्रिया सिद्धांत कहा गया। तीसरा नाम है इसका CR थ्योरी। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। CR थ्योरी का मतलब क्या होता है? कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी। संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत अथवा संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। संबंध वापस प्रत्यावर्तन का मतलब होता है लौटना, कि जो चीज स्वाभाविक उद्दीपक से होती है वही एक कृत्रिम उद्दीपक से भी हो रही है, इसको हम कहते हैं संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। एक ही सिद्धांत है, उसी के अपर नाम है। केवल हम इन सिद्धांतों के इनके नामों को समझने की यहाँ चेष्टा कर रहे हैं। संबंध प्रतिक्रिया, जो संबंध जुड़ गया है उसके प्रति जो अनुक्रिया हो रही है उसके कारण इसको ये नाम दिया गया। आगे हम देखेंगे संबंध सहज अनुक्रिया सिद्धांत, कि जब संबंध बैठ जाता है हमारा तब सहज रूप से अनुक्रिया होने लगती है, इसलिए इसको संबंध सहज अनुक्रिया सिद्धांत कहा गया। और अगला है CCR थ्योरी। देखिए CR थ्योरी और CCR थ्योरी दोनों एक ही सिद्धांत के नाम है। CR जब हम कहते हैं तो कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी बोल रहे हैं, और CCR का मतलब होता है क्लासिकल शब्द और जोड़ दे आप यहाँ पर, क्लासिकल कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी। तो मैं समझती हूँ कि ये सिद्धांत के जो पर्याय हैं वो आपको याद हो गए होंगे। आप जरूर इस पे गौर फरमाइएगा, क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं में कोई सा भी नाम आ जाएगा इनमें से और पूछा जाएगा कि यह सिद्धांत किसका है। मान लीजिए आपसे पूछ लेंगे CR थ्योरी किसकी है, तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आप इसके पर्याय जानते हैं, अपर नाम जानते हैं, तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। लेकिन सिर्फ आपने शास्त्रीय अनुबंधन ही पढ़ा है तो आप वहाँ ढूंढते रह जाएंगे कि पावलोव का सिद्धांत तो ये नहीं है, इसलिए इनके पर्यायों पर भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे हम प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं कि पावलोव ने जो अपना प्रयोग है वह भूखे कुत्ते पर किया। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि पावलोव ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? बिल्ली पर। तो बिल्ली का नाम तो क्या रखेंगे आप? थॉर्नडाइक। और कुत्ते का नाम क्या रखेंगे? पावलोव। तो पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया? भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया। उसने क्या किया कि कुत्ते को, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कुत्ते को एक मेज से बांध दिया और उसमें एक उसकी जो पैराटिक ग्रंथि थी उसको एक नलिका के साथ में जोड़कर लार का एकत्रीकरण किया। देखिए यहाँ भी प्रश्न बना है, कौन सी ग्रंथि? पैराटिक ग्रंथि। इसका नाम ध्यान रखिएगा। पैराटिक ग्रंथि को एक नलिका के साथ जोड़कर लार का एकत्रीकरण किया, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख ही रहे हैं। अब क्या किया गया? भोजन तथा घंटी
स्वाभाविक उद्दीपक एवं अस्वाभाविक उद्दीपक। भोजन तो क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक, और घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक। तो भोजन तथा घंटी को एक साथ प्रस्तुत किया गया। धीरे धीरे घंटी सुनते ही कुत्ता भोजन हेतु लार टपकाने लगा। मतलब कि घंटी बजते ही तुरंत भोजन, मतलब यहाँ कुत्ते ने ये सीख लिया कि घंटी का मतलब ही क्या है? भोजन। अंत में कुत्ते ने अस्वाभाविक उद्दीपन यानी कि घंटी के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया लार टपकाई। मतलब वो इस प्रयोग से इतना अभ्यस्त हो गया कि उसके दिमाग में भोजन का मतलब ही घंटी हो गया था। तो आगे चल कर के कुत्ते ने क्या किया कि जैसे ही घंटी की आवाज बनी और उसकी लार टपकने लग गई। अतः इस प्रयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो अनुक्रिया भोजन के बाद उत्पन्न हुई वह घंटी द्वारा अनुकूलित होने पर केवल घंटी बजाने पर ही उत्पन्न होने लगी। मतलब यहाँ इन्होंने प्रयोग द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि यदि हम किसी चीज को अनुकूलित कर दे तो भी वही अनुक्रिया होगी जो कि एक स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होती है। इस प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी के प्रति होने वाली अनुक्रियाओं को अनुकूलित अनुक्रिया कहा गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, अस्वाभाविक उद्दीपक कौन क्या है? यहाँ पर घंटी के प्रति होने वाली अनुक्रिया को, मतलब घंटी को सुन करके जो वो सचेत हो रहा है उस अनुक्रिया को अनुकूलित अनुक्रिया कहा गया है। ठीक है, घंटी के प्रति जो उसकी अनुक्रिया हो रही है उसको क्या कहा गया? अनुकूलित अनुक्रिया कहा गया। पावलोव ने इस प्रयोग द्वारा यह निष्कर्ष दिया कि प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों उद्दीपनों के समन्वय द्वारा कृत्रिम उद्दीपन के साथ अनुबंधित अनुक्रिया करवाई जा सकती है। कि प्राकृतिक के साथ में तो अनुक्रिया होती ही है, भोजन देखकर लार तो आएगी ही, लेकिन यदि हम चाहें तो हम अस्वाभाविक उद्दीपक उत्पन्न करके प्रस्तुत करके और वह अनुक्रिया करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से पावलोव ने अपना जो है प्रयोग है वह इस भूखे कुत्ते पर किया। इस प्रयोग के बारे में, लेकिन यदि हम चाहें तो हम अस्वाभाविक उद्दीपक उत्पन्न करके प्रस्तुत करके और वह अनुक्रिया करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से पावलोव ने अपना जो है प्रयोग है वह इस भूखे कुत्ते पर किया। इस प्रयोग के बारे में हम देखेंगे कि इस प्रयोग में मुख्य बातें क्या हैं। प्राकृतिक उद्दीपक, छात्रों समझ गए होंगे जो प्राकृतिक उद्दीपक है वह क्या है? भोजन, जिसको क्या कहा गया? S1। दूसरा है कृत्रिम उद्दीपन, बताइए क्या हुआ? घंटी की आवाज, जिसको क्या कहा गया? S2। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि पावलोव के प्रयोग में प्राकृतिक उद्दीपन है, क्या है? भोजन है, घंटी की आवाज है, इत्यादि इत्यादि। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? लार आना। देखिए एक तरह से हम कहें कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? लार आना। कृत्रिम उद्दीपन क्या है? घंटी की आवाज। यहाँ पर ये S1 आएगा, मिसप्रिंट हो गया है, S2 नहीं है, S1 है। कृत्रिम उद्दीपन को कहेंगे हम ये। आगे हम देखेंगे प्रयोग में मुख्य बात क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ एक तो आया है प्राकृतिक उद्दीपन। प्राकृतिक उद्दीपन जिसको हम S1 कह रहे हैं, स्टिमुलस 1, वो क्या है? भोजन। और कृत्रिम उद्दीपन दूसरा है जिसको हम कह रहे हैं S2 यानी स्टिमुलस 2, उसको हम क्या कहेंगे? घंटी की आवाज। और फिर जो अनुक्रिया है उसको हम रेस्पॉन्स यानी तो स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि R1 वो क्या है? लार आना। और R2 क्या हुआ इसमें? सामान्य रूप से सचेत होना। छात्रों यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो प्राकृतिक उद्दीपन है, पावलोव के प्रयोग में प्राकृतिक उद्दीपन क्या है? तो आपको पता होना चाहिए भोजन। कहीं घंटी की आवाज़ या लार आना ये सब नहीं करिएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि यहाँ पर एक प्राकृतिक उद्दीपन है भोजन, एक कृत्रिम उद्दीपन है घंटी की आवाज़, एक स्वाभाविक अनुक्रिया है लार का आना, और कृत्रिम उद्दीपन के फलस्वरूप होने वाली क्रिया है सामान्य रूप से सचेत होना, जिसको कि R2 कहा गया। तो मैं समझती हूँ कि यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। प्रयोग में ये जो मुख्य बात है इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा संभावना है कि प्रश्न यही से बने। आगे हम चलते हैं। देखिए प्रयोग में कुछ तकनीकी शब्द भी आए हैं। अगर आप इसको पुस्तक से पूरे प्रयोग को पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी सारे तकनीकी शब्द हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनकी भी यहाँ मैं चर्चा करूँगी। यहाँ पे आया है एक शब्द विलोप। विलोप का अर्थ क्या होता है? लार का बंद होना। यदि हम इसकी पूरी बात करें तो कृत्रिम उद्दीपन के बाद स्वाभाविक उद्दीपन न दिया जाए तो कुछ प्रयासों के बाद कुत्ता लार का स्राव बंद कर देगा।
क्या कृत्रिम उद्दीपन क्या था यहाँ पर? घंटी की आवाज। उसके बाद में स्वाभाविक उद्दीपन न दिया जाए, यानी कि भोजन न दिया जाए। तो कुछ समय बाद में तो कुछ समय तक तो होगा कि घंटी की आवाज सुनते ही लार आती रहेगी, लेकिन यदि नहीं दिया जाएगा, लगातार नहीं दिया जाएगा, तो फिर वह घंटी की आवाज सुन करके लार आना उसका बंद हो जाएगा। तो इस क्रिया को हम कहते हैं विलोप। विलोप का मतलब ही क्या होता है? गायब हो जाना, लार का बंद होना। कब बंद होना? जब हम उसको स्वाभाविक उद्दीपक नहीं देंगे। आगे है स्वतः पुनः स्थापन। इसका अर्थ क्या होता है? दोबारा उत्पन्न करने पर वही प्रतिक्रिया। मतलब कि अस्वाभाविक प्रतिक्रिया का विलोप हो जाने पर कुछ समय बाद उन्हीं परिस्थितियों को दोबारा उत्पन्न करने पर वही प्रतिक्रिया पुनः होने लगती है। मतलब कि यहाँ पर देखिए, एक तरह से जैसे बच्चे के साथ में खेल खेलते हैं ना, तो नई नई कंडीशनिंग पैदा की जा रही है। पहले तो ये कहते हैं कि विलोप कर दो, कि पहले उस कुत्ते को उस घंटी के साथ में बांध दिया, तो वह जो डॉग था उसकी जो लार है वो घंटी के साथ में आने लग गई। फिर इस क्रिया को बंद कर दिया तो वो विलोप हो गया। कुछ समय तक तो लार आई, लेकिन जब उसको भोजन नहीं दिया गया तो वह चीज़ बंद हो गई। फिर यहाँ पर पावलर ने क्या किया? उस चीज़ को वापस से स्टार्ट किया, उसको फिर वही घंटी की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद में भोजन दिया। तो इसको क्या कहा उन्होंने? स्वतः पुनः स्थापन। आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि स्वतः पुनः स्थापन का मतलब क्या है, तब आपको बताना पड़ेगा कि एक बार बंद की हुई जो प्रतिक्रिया है उसको दोबारा प्रारंभ करने की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं स्वतः पुनः स्थापन। आगे हम देखेंगे तीसरा वर्ड अवरोध। अवरोध का अर्थ क्या है? किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति अनुबंधन में बाधक, यानी कि कोई अन्य वस्तु जो भी है उसकी जो उपस्थिति होती है वह अनुबंधन में बाधा पहुंचाती है। आगे हम देखेंगे अवरोध का मतलब क्या होता है? बाधा पहुंचाना। यूं याद रख लीजिए आप सामान्य रूप से। सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब क्या है? सामान्य विशेषताओं वाली वस्तुओं के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया करना। ठीक है, मतलब कि एक जैसी विशेषताओं वाली जो वस्तुएं होती हैं उनके साथ में एक जैसी प्रतिक्रिया करना ही क्या कहलाता है? सामान्यीकरण। फिर होता है विभेदन। विभेदन का मतलब क्या है? दो समान कृत्रिम उद्दीपकों में से कुछ भिन्नता होती है, उसके आधार पर विभेदन करना चाहिए। विभेदन का मतलब यहाँ यूँ जान लीजिए, अलग अलग करना। तो इस तरह से विलोप का मतलब लुप्त हो जाना, स्वतः पुनः स्थापन यानी दोबारा से उस प्रतिक्रिया को प्रारंभ करना, अवरोध यानी कि बाधा पहुंचाना, सामान्यीकरण दो एक जैसी वस्तुओं के में समान बातों को ढूंढना, और विभेदन यानी दोनों को अलग कर लेना। तो इस तरह से इन शब्दों का अर्थ है वह आप याद रखिएगा। आगे हमने देखेंगे कि जो पावलोव की तर्ज पर वॉटसन है, उन्होंने भी इसी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किया। और गौरतलब ये है कि वॉटसन ने यह प्रयोग किसी पशु पे नहीं किया, अपितु अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर यह प्रयोग किया। उसे उन्होंने क्या किया कि जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, उसे खेलने के लिए खरगोश दिया गया, और जब बच्चा और उस खरगोश से बच्चा इतना लगाव उसको हो गया कि वह कुछ समय तक उस खरगोश से खेलता रहा और धीरे धीरे उस खरगोश को अत्यंत पसंद करने लगा। देखिए, पहली कंडीशन क्या किया गया कि उस खरगोश को दिया गया और उस खरगोश से बच्चा इतना खेलता रहा कि जब तक कि वह उसका पसंदीदा खिलौना ना हो गया हो। एक चीज़। अब दूसरी फिर परिस्थिति में जो वॉटसन है, उन्होंने क्या बदलाव किया कि जब अल्बर्ट को खेलने के लिए खरगोश दिया जाता, तो बच्चा जैसे ही खरगोश को छूता उसमें एक डरावनी ध्वनि पैदा कर दी गई। मतलब कि जैसे ही खरगोश को छुएगा और हाँ ऐसे करके एक आवाज़ निकाली गई। इस क्रिया को जब वह खरगोश को छूता तब वह दोहराता गया। मतलब जैसे ही बच्चा खरगोश को छुएगा और उसमें से एक डरावनी आवाज़ निकलेगी। इसका परिणाम यह हुआ कि वह बच्चा जो अब तक खरगोश को बहुत अधिक पसंद करता था, वह अब उससे डरने लग गया। और अब तो वह खरगोश जैसी दिखने वाली कोई भी खिलौना होता था उससे भी उसको डर लगने लगा। अतः इन प्रयोगों के आधार पर वॉटसन व पावलोव ने निष्कर्ष निकाला कि सभी प्रकार की सीखने की क्रियाओं को अनुबंधन प्रक्रिया द्वारा सरलता से स्थापित किया जा सकता है। मतलब कि हम जैसा चाहें वैसी कंडीशन पैदा कर सकते हैं। ऐसा वॉटसन और पावलोव इन दोनों ने अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया। तो मैं समझती हूँ कि ये दोनों प्रयोग और यह सिद्धांत
अनुकूलित अनुक्रिया यानी कि अनुक्रियाओं को अनुकूलित कर लेना, यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके निहितार्थ को जानते हैं। शिक्षा में इस सिद्धांत का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, किस तरह से इसका उपयोग हो सकता है। स्वभाव निर्माण, इस सिद्धांत की सहायता से हम बालक का स्वभाव बना सकते हैं। यदि वह चिड़चिड़ा है तो उसको हम प्रसन्न बालक बना सकते हैं, यदि वो प्रसन्न है तो हम उसको दुखी भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ किया गया। खरगोश दे करके और उसको मतलब बिल्कुल एक हंसता खेलता बच्चा बना दिया उन्होंने। खरगोश को पसंद करने लगा, उसी के साथ सोता और थोड़ी देर बाद में ही डरावनी आवाज़ उसके साथ में लगा दी तो बच्चा उससे डरने लग गया। यानी कि स्वभाव निर्माण हम इस सिद्धांत की सहायता से कर सकते हैं। अभिवृत्ति का विकास, हम जैसा चाहें वैसी अभिवृत्ति बालक की बना सकते हैं। आगे हम देखेंगे अक्षर ज्ञान। इस सिद्धांत की सहायता से हम अक्षर ज्ञान करवा सकते हैं। अक्षर ज्ञान कैसे, मतलब देखिए ये सिद्धांत ये कह रहा है कि हम जैसा चाहें वैसा बालक को बना सकते हैं, तो अक्षर ज्ञान के अंदर भी यह सहायक है। आगे देखेंगे मानसिक एवं संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार। देखिए इसके केवल नेगेटिव इफेक्ट ही नहीं है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी है। यहाँ मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से कोई डरा हुआ बालक है तो हम उसके डर को भी खत्म कर सकते हैं। यानी कि जहाँ डर पैदा किया जा सकता है वहाँ डर खत्म भी किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे भय को दूर करना। भय को दूर भी किया जा सकता है, क्योंकि कुछ एक ऐसी जिस चीज़ से उसको डर लगता है उसके साथ में कुछ सकारात्मक ऊर्जा को जोड़ करके उस डर को खत्म किया जा सकता है। आगे हम देखें सहायक सामग्री की सहायता से शिक्षण, कि जैसे इसमें खिलौने का प्रयोग किया गया, तो इसी तरह से हम भी जो सिखाना चाहते हैं, जिसका अधिगम करवाना चाहते हैं, बालक को कोई चीज़ पसंद करवाना चाहते हैं, तो सहायक सामग्री या सहायक उपकरणों का प्रयोग हम कर सकते हैं। दोष क्या है इस सिद्धांत का वो भी हम देख लेते हैं कि यांत्रिकता पर बल, कि ये स्वाभाविक प्रवृत्तियों का नाश कर रहा है। एक बालक को इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन बना रहा है कि हम जैसा चाहे उसको वैसा बना सकते हैं, उसको अनुकूलित कर सकते हैं, जैसे कि मशीन को नियंत्रित कर लेते हैं ना, ठीक वही बात ये कह रहे हैं। फिर है स्थायित्व, इसमें एक स्थायित्व है, इसमें मतलब परिवर्तन का के चांस नहीं है, इसलिए यह भी इसका एक दोष है। और फिर है बालक तथा पशु पर प्रयोग। ये इस सिद्धांत का सबसे जो बैड इफेक्ट है वह है कि इन्होंने जो अपने प्रयोग हैं वो नन्हे बालकों पे और पशुओं पे किए हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसलिए इसको दोष की दृष्टि से देखा जाता है। तो छात्रों आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वह आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगी। इसी के साथ आज का ये सिद्धांत पावलोव का हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम अगला सिद्धांत पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।